थैंक यू सर। मैं पूछना चाहूँगा कि कितने समय तक पूरा करना है? सर लगभग 1 घंटा। थैंक यू। सभी थोड़ा प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति हम सभी आत्माओं को बहुत प्रिय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ पर ईश्वरी ज्ञान दिया जाता है और ये ईश्वरी ज्ञान कोई मनुष्य द्वारा दिया गया नहीं है। ये स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का द्वारा दिया हुआ है और उसी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर एक मॉडल जो बनवाया गया है, ये मॉडल हम आपके सामने लेके आए हैं। इस मॉडल के द्वारा हम आपको कुछ आध्यात्मिक बातों को वैज्ञानिक ढंग से बताना चाहेंगे। इसमें कई बातें ईश्वरी ज्ञान के आधार पर है जो आपके लिए एक नई जानकारी होगी। निश्चित रूप से हम जो कुछ भी बताएंगे, कुछ बातें, कुछ प्रश्न आपके मन में जरूर उठेगा उस समय, परंतु जब ये संपूर्ण रूप से इसको समझ पाएंगे तो आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। और हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान के राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जिस राजयोग के अभ्यास से हम अपने मन को एकाग्र करने में सफल होते हैं। ये एक बहुत कारगर उपाय है। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो हम किसी भी क्षेत्र में सहज ही सफलता हासिल कर लेते हैं। तो हम आपको अभी इस मॉडल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। आप सबने देखा है, हालांकि मॉडल छोटा है तो पीछे चित्र भी छोटा है, तो इसमें एक स्वस्तिका का चिन्ह अंकित है। स्वस्तिका का चिन्ह अंकित किया हुआ है और ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है ये पूरे विश्व में एक बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है और इस चिन्ह का जितना ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है उससे कहीं ज्यादा इस चिन्ह का महत्व तो हम आपको बता रहे थे, ये स्वस्तिका के चिन्ह का जितना ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है उससे कहीं ज्यादा इसका महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस स्वस्तिका के चिन्ह का क्या महत्व है, इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, हमारे इस दृष्टि पर इस दुनिया में 3 प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही है। 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, 3 प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही है। एक है ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट। दूसरा है भौगोलिक घटनाएं, ज्योग्राफिकल इवेंट्स। और तीसरा है खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। और इन तीनों घटनाओं के अंदर पूरे ब्रह्मांड की, पूरे तीनों लोगों की सारी
घटनाएं इंक्लूड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं दृष्टि पर। अब जैसे कि विज्ञान कहता है कि ये दुनिया कारण और परिणाम की दुनिया है, एक्शन और रिएक्शन की दुनिया है, कॉज एंड रिजल्ट की दुनिया है। इसी को ही आध्यात्मिक भाषा में हम कर्म और फल की दुनिया कहते हैं। कर्म और फल, एक्शन एंड रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये एक ही बात है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो तीनों घटनाएं घट रही है, जरूर इसके पीछे भी कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण का यहां कुछ भी होता ही नहीं है। तो ये जो तीन घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटना, भौगोलिक घटना एवं खगोलीय घटनाएं, तो इन तीनों घटनाओं के पीछे जो मूल कारण है, रूट कॉज है, वो है हमारे इस साकार मनुष्य लोग, ये जो सृष्टि, इसको हम साकार मनुष्य लोग कहते हैं। इस साकार मनुष्य लोग की तीन विशेषताएं हैं। उसमें से सबसे पहली विशेषता है लाइट। इस मॉडल में बीच में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ये सूर्य दिखाया गया है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दिखाई देती है, दुनिया विजिबल है। दूसरी विशेषता है साउंड। चूंकि दुनिया में आवाज है, साउंड है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है मोशन, मूवमेंट, गति। चूंकि दुनिया में गति है, इसलिए यह दुनिया परिवर्तनशील है। तो लाइट, साउंड एंड मोशन, यही तीन मूल कारण है जिसके कारण से ये तीनों घटनाएं घट रही है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है। तो हम आपको बताएंगे कि सूर्य की हीट एंड लाइट के कारण हमारी सृष्टि पर भौगोलिक घटनाएं घटती है। ज्योग्राफिकल इवेंट्स का मूल कारण है सूर्य की हीट एंड लाइट। उदाहरण के तौर पर, चूंकि सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए दिन और रात होते हैं, ये भौगोलिक घटना है। चूंकि सूर्य की गति है, इसलिए मौसम बदलते हैं, ये भौगोलिक घटना है। इसके अलावा जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हमको अनुभव होते हैं, उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका रूट कॉज सूर्य की हीट एंड लाइट ही है। दूसरी विशेषता साउंड, आवाज। साउंड के कारण हमारे सृष्टि पर हिस्टोरिकल इवेंट्स बनते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण हम मनुष्यों के शब्दों से होता है। हम सब जानते हैं कि रामायण कैसे बना, महाभारत कैसे बना, उसका मूल कारण क्या है? शब्द। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो किसी को चूक जाते हैं या किसी को प्रभावित करके ऊंचा भी उठा देते हैं। तो हम आपको बताएं कि शब्दों से इतिहास बनता है, साउंड। और तीसरी विशेषता मोशन, गति। गति के कारण हमारे सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, जो भी स्पेस में जितनी भी ग्रह, नक्षत्र, तारों की गतिविधियां हैं, वो इस गति के कारण ही होते हैं। और इसी के आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है, वो हम सब जानते हैं। तो हमने आपको बताया कि लाइट, साउंड एंड मोशन, इन
तीन विशेषताओं के कारण ये तीनों घटनाएं घट रही है और इन तीनों घटनाओं के अंदर ब्रह्मांड की सारी घटनाएं इसके अंदर आ जाती, इसके बाद इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मॉडल का निर्माण हुआ है, ये विशेष ये मूवमेंट मोशन के ऊपर फोकस किया हुआ है, गति के ऊपर केंद्रित है। यहां पर तीन प्रकार की गति दिखाई गई है। तीन प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है। हम आपको बताएं, हमारा जीवन दो चीजों से बना हुआ है। एक ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जो ये दो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक हमारा जीवन है। आत्मा शरीर से निकल गई, जीवन पूरा हो गया। कई बार हमको ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में क्या सिखाया जाता है, तो मैं उनको यही शॉर्ट में जवाब देता हूं कि यहां पर संपूर्ण सुखमय जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। अब कई लोग हमें ये उत्तर देते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे ना, रिटायर हो जाएंगे, तब हम आपके आश्रम में आएंगे और जीवन जीने की कला सीखेंगे। तो मैं पूछता हूं कि आप ये बताइए कि जीवन जीने की कला कब सीखनी चाहिए? जीवन शुरू करने से पहले या जीवन पूरा होने के बाद? क्या कहेंगे? तो ये तो मैंने आपको बीच में बात बताई। तो हम मनुष्यों का जीवन ये शरीर और आत्मा दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आत्मा मुख्य है, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं, जिसको आत्मा की चेतनता कहा जाता है, कॉन्शियसनेस। और यही आत्मा अपने शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है और उसी कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म का फल किसी को भी छोड़ता नहीं है। अभी नहीं तो किसी न किसी जन्म में उसको भोगना ही है। अब मैं आपको यहां बताऊं, यहां पर 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं की 3 गति को यहां चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है और पृथ्वी की 3 गति को इस मॉडल के द्वारा। पहले हम आत्माओं की 3 गति के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है, उसका जो राइट हैंड साइड है, दायां भाग, दूर से आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर हम आपको बता दें, राइट हैंड साइड में यहां पर ये पहले भाग में पहला जो 90 डिग्री है, इसमें सतयुग लिखा हुआ है और उसके नीचे त्रेता युग लिखा हुआ है। सेंटर पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में 2 90 डिग्रीज के जो ये पार्ट है, भाग है, ये सतयुग और त्रेता युग ये लिखा हुआ है। अर्थात ये जो हमारी सृष्टि है, ये चक्र के मुआफिक चलती रहती है और इस सृष्टि में एक पीरियड ऐसा था जो सतयुग कहलाता था, वो पीरियड है। उसके बाद त्रेता युग। ये दोनों भाग, इसको पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। ये पॉजिटिव साइकिल है, सकारात्मक चक्र। यहां पर नेगेटिव बातें होती ही नहीं थी, इसीलिए सुख की दुनिया थी और इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता था। वो दुनिया इस दृष्टि पर कभी थी। तो ये पॉजिटिव साइकिल है जिसको स्वर्ग कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में,
और इस पीरियड के दौरान आत्माओं की सदगति होती है। सदगति का अर्थ होता है आत्माओं की सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड स्टेज, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं सतो प्रधान स्थिति। आत्माओं की संपूर्ण पवित्रता, आत्माएं संपूर्ण पवित्र थी, प्योर स्टेज, ओरिजिनल स्टेज। और इस स्वस्तिका के चिन्ह के जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर नीचे के 90 डिग्री का जो भाग है, यहां पर द्वापर युग लिखा हुआ है, और उसके ऊपर का अंतिम 90 डिग्री का जो भाग है वहां कलयुग लिखा हुआ है। तो उस भाग को, द्वापर कलयुग के भाग को नेगेटिव साइकिल कहा जाता है, और इसी नेगेटिव साइकिल को हम नर्क कहते हैं। और इस पीरियड के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है आत्माओं की डिग्रेडेड स्टेज, आत्माओं की रजोप्रधान और तमोप्रधान स्थिति, उसको दुर्गति कहा जाता है। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सृष्टि चक्र के मुआफिक चलती है। टाइम इज साइक्लिक, नॉट लीनियर। टाइम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो ये समय का चक्र है। अब चक्र शब्द से ही सिद्ध होता है कि जो पास्ट था वो फिर से रिपीट होगा। तो यहां पर जब एक कलयुग का अंतिम समय आता है, तो कलयुग का अंतिम पीरियड और सतयुग का आदि, अभी वर्तमान समय, ये कलयुगी दुनिया का अंतिम समय चल रहा है, और आगे सतयुग आने वाला है। भले ये बात सबको हजम नहीं होती, परंतु ये वास्तविकता है, क्योंकि समय सदा एक जैसा कभी नहीं रहता है। टाइम साइक्लिक है, हमेशा एक जगह कभी नहीं ठहरता है। इसलिए कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय चलता रहता है। तो सदा ही कलयुग रहेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, सदा ही सतयुग रहेगा ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। समय चक्र के अनुसार चलता रहता है। ये दुनिया परिवर्तन की दुनिया है, ये दुनिया परिवर्तनशील है, क्योंकि गति है। तो अभी वर्तमान समय कलयुग का अंत और सतयुग का आदिकाल, तो इन दोनों के ये बीच का पीरियड को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ये वेरी शॉर्ट पीरियड है, और वो वर्तमान समय यही समय चल रहा है। और इसी समय के दौरान स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है, और परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के इस पतित भ्रष्टाचारी कलियुगी दुनिया को श्रेष्ठाचारी सत्युगी पावन दुनिया में परिवर्तित करते हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन पीरियड है, महापरिवर्तन का समय है। और इस पीरियड के दौरान परमात्मा आकर के हम आत्माओं को जो ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जब हम उसका अभ्यास प्रैक्टिस जीवन में करते हैं, तो परमात्मा इस विधि से हम आत्माओं को हमारी दुर्गति को, हमारे दुखों से हमको छुड़ा के हमको वापस अपने घर परम धाम ले जाता है। हम आत्माएं यहाँ की परमानेंट रहने वाली नहीं है। कई कहते हैं ना कि एलियंस दूसरे ग्रह से आ रहे हैं। वास्तव में एलियंस और कोई नहीं है, हम सभी यहीं बैठे हैं, हम सब एलियंस हैं। परंतु हम किसी ग्रह से नहीं आए हुए हैं, हम एक सूक्ष्म प्रकाश की दुनिया से आए हुए हैं, जिसको परम धाम, शांति धाम कहा जाता है। वो हम आत्माओं का निवास स्थान है, और वो परमात्मा का भी निवास स्थान है। उसको शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम आदि आदि नाम से जाना जाता है।
तो परमात्मा हम आत्माओं को इस सृष्टि पर अपना रोल पूरा करने के बाद हमको वापस ले जाता है। हमको वहां पर आत्माएं विश्राम करती है। आत्मा पुनर्जन्म लेती ही आत्मा थक जाती है, तो आत्माओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, जिसको कई लोग भक्ति मार्ग के शब्द में मोक्ष कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। तो उसको कहते हैं गति। तो गति, सदगति और दुर्गति, ये 3 प्रकार की गति आत्माओं की होती है। और आत्माओं की ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, उसका सीधा संबंध हमारे पृथ्वी से लगता है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर ही आकर के हम आत्माएं माता के गर्भ से जन्म लेकर के हम ये शरीर धारण करते हैं और अपना अपना भिन्न भिन्न आइडेंटिटी से अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो हम आपको बताएं तो पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो पहली गति है रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमा करती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं। अब ये हुई पहली गति। अब पृथ्वी की दूसरी गति ये है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमती हुई आगे भी बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर है या ऋतु का चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो हम मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, थर्ड मोशन ऑफ अर्थ। और वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बियॉन्ड है, बाहर है। इसीलिए मनुष्य इस तीसरी गति को नहीं जान पाता। तो इस पृथ्वी की तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो अब परमात्मा ने हम आत्माओं को जो ये पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का 1 साल का चक्कर पूरा किया, तो उस 1 वर्ष के चक्कर को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो जो 1 वर्ष का चक्कर है, वो सूर्य का केवल एक आंशिक चक्कर है। इट इज ए पार्टली साइकिल, नॉट कंप्लीट साइकिल। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है। और इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा पिंड है, एक छोटा सा कंकर के जैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, तो ये आपके सामने एक बॉल रखा है। अगर इस बॉल के ऊपर एक चॉक पीस लेकर के अगर हम इसके सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए उस चॉक पीस के द्वारा अगर हमने एक लकीर खींच दिया, तो उस चॉक के द्वारा एक लाइन ऑफ सर्कमफ्रेंस ही खींच गई। जितनी मोटी चॉक है उतनी मोटी एक लकीर ही खींच गई। वो उस बॉल के एक परिधि की लकीर हुई। तो एक परिधि की लकीर खींचने से बाय ड्राइंग 1 लाइन ऑफ सर्कमफ्रेंस पूरा का पूरा बॉल का स्फेरिकल सरफेस एरिया चॉक से सफेद नहीं हो जाता है। ये क्लियर है सर? एक लाइन ऑफ सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करने से पूरा का पूरा जो स्फेरिकल सरफेस एरिया इस बॉल का
उसकी पुताई तो चौक से नहीं हो गई, वो तो सफेद नहीं हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है, उसमें दो गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम लगातार विस्फोट हो रहे। तो हमारा सूर्य जो एक गैस का बॉल है और हमारी पृथ्वी एक किसी चौक पीस के समान, उसी छोटी चौक पीस के समान है। तो छोटी सी पृथ्वी एक साल के अंदर इतने बड़े सूर्य का केवल एक लाइन ऑफ सरकमफरेंस ही पूरा कर पाती है। ये क्लियर है? एक साल में छोटी सी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक लाइन ऑफ सरकमफरेंस, एक परिधि का ही चक्कर लगा पाती है। तो एक परिधि के चक्कर लगाने से वो उसको संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाएगा। इतने बड़े सूर्य का केवल एक आंशिक चक्कर, इट इज ए पार्टली साइकिल, मतलब इस एक चक्कर से पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया कवर नहीं हुआ, तो संपूर्ण चक्कर नहीं हुआ। तो अब वो संपूर्ण चक्कर कैसे होगा? होना जरूर है। क्यों? क्योंकि गति सृष्टि का नियम है। तो वो संपूर्ण चक्कर होने के लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, घूमती हुई सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और लगाते लगाते ये जो चक्कर लगाने वाली ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट भी शिफ्ट हो रहा है, मेंटेनिंग द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन को मेंटेन करते हुए ये ऑर्बिट भी शिफ्ट हो रहा है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है। दिस इज थर्ड मोशन ऑफ अर्थ। अब आप देखिए, अगर इसी ऑर्बिट को मैं इधर से देखूंगा तो मुझे इधर से गोल दिखाई देगा, और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखेंगे तो इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को सामने से आपको एक लकीर नजर आएगी। इधर से सर्कुलर मोशन और सामने से टू एंड फ्रो लीनियर लकीर दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर जब हम भोजन करते हैं तो थाली गोल दिखाई देती है। भोजन के पश्चात जब भोजन करके हमने थाली को धो करके रैक में खड़ा रख दिया तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से कैसे दिखेगी? गोल दिखेगी या लकीर दिखेगी? डेफिनेटली लकीर दिखेगी। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह में दो बड़ी लकीरें खींची गई है, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब ये दोनों लकीरें क्यों दी गई, इसका मतलब क्या है? ये दोनों लकीरें वास्तव में इसी ऑर्बिट की यही लकीर है जो सामने से दिखाई दे रही है। समझ में आ रही? इसी गोल ऑर्बिट की जो सामने से लकीर दिखाई दे रही है, ये इसी लकीर को ये दोनों बड़ी लकीरें रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है, इसलिए ये लकीर कहीं भी रुकेगी नहीं। आप देख रहे हैं अभी हॉरिजॉन्टल है, गति के कारण घूमते घूमते यही लकीर वर्टिकल हो जाएगी, और यही वर्टिकल लकीर घूमते घूमते फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लगातार ये घूमती रहेगी। माना अगर ये ऑर्बिट है, है ना, तो ये धीरे धीरे अभी वर्टिकल है, तो घूमते घूमते यहाँ बीच में सूर्य है, पृथ्वी घूम रही है, ऑर्बिट भी घूम रही है, घूमते 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 ये हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर घूमते 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 फिर वर्टिकल हो जाएगी, फिर ये फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी ऑर्बिट के शिफ्टिंग के कारण पूरा का पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया कवर कर लेती है। और ये कवर करने का टाइम पीरियड क्या है? तो यहां दिखाया गया है कि एवरी 90 डिग्री पूरा करने में पृथ्वी को 1250 वर्ष लग जाते हैं। पृथ्वी को सूर्य का
एक 90 डिग्री स्फेरिकल सरफेस एरिया पूरा करने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ पूरे सूर्य का 360 डिग्री स्फेरिकल सरफेस एरिया को कवर करने के लिए पृथ्वी को टोटल 5000 वर्ष लग जाते हैं। 5000 वर्ष में पृथ्वी इतने बड़े सूर्य का केवल एक ही बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है, और यही सबसे बड़ा चक्र है, और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर, कल्प, साइकिल ऑफ कल्पा। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। जैसे दिन रात का चक्र काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। 365 दिन का वर्ष का चक्कर ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। ठीक इसी प्रकार से ये 5000 ईयर्स का जो कल्प का चक्कर है, जो पृथ्वी सूर्य का एक बार संपूर्ण चक्कर लगा लेती है, वह भी वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। इसको कहते हैं कल्प का चक्कर, कल्प। अब हम आपको बताएंगे कि इस स्वस्तिका के चिन्ह में इन दोनों बड़ी लकीरों के अलावा 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। इसका मतलब क्या है? ये 4 छोटी लकीरें वास्तव में हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, जब कभी भी हम ग्लोब को रखा करते हैं, सॉरी कोट उतार देता हूं, थोड़ी गर्मी लगती है। तो मैं आपको बता रहा था, हमारे पृथ्वी का नॉर्थ पोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। जब कभी भी ग्लोब के मॉडल को हम टेबल पर रखा करते हैं, तो हमेशा आपने देखा है कि नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ ही रखा जाता है, साउथ पोल को नीचे। ऐसा क्यों? कभी भी आपने कहीं ऐसा देखा है साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे? नहीं, हमेशा नॉर्थ पोल ऊपर ही दिखाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इट्स अ वेरी बिग मैग्नेट, और इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो इसका पॉजिटिव चार्ज है, और साउथ पोल इस मैग्नेट का नेगेटिव चार्ज है। तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज को पृथ्वी का सिर माना गया है, और साउथ पोल को पृथ्वी का बॉटम पैर माना गया है। इसलिए नॉर्थ पोल को हमेशा सिर को ऊपर रखा जाता है। दूसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता है। उसमें एक एटलस की किताब है, आप सबने देखी है। उस एटलस की किताब में ये स्पष्ट दिखाया गया है कि पृथ्वी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अपने एक्सिस में पृथ्वी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और यही कारण है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे, घड़ी की दिशा में घूमने लगे, तो सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देगा। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करती है। परंतु कब जब आप इसको नॉर्थ पोल से देखेंगे तब। नॉर्थ पोल से देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। अब आप किसी मोमेंट को इधर से एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल से इसी गति को देखिए, ये क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल से क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की जो पहली गति है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है,
और पृथ्वी की जो दूसरी गति है ये भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। और ये दोनों गति एटलस के किताब में दिखाए गए हैं, परंतु हमने जो आपको पृथ्वी की तीसरी गति बताई, वो तीसरी गति हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज होती है। ये एक सीक्रेट है। पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज, बट थर्ड मोशन इज ऑलवेज ऑलवेज क्लॉकवाइज। और तीसरी गति का जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी नॉर्थ पोल ही है। अब देखिए, जब पृथ्वी घूमते घूमते इस एंड तक आ गई तो भी नॉर्थ पोल इधर ही है, इस लकीर में इधर भी नॉर्थ पोल होगा। जब घूमते घूमते दूसरे एंड पे आ जाएगी तो भी नॉर्थ पोल इधर ही होगा। आपको दूर से दिखाई नहीं देगी, परंतु यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल इंडिकेट किया है। तो हमने ये नॉर्थ पोल को दिखाया, इधर की नहीं। क्यों? क्योंकि इधर का जो नॉर्थ पोल है इसको कहते हैं लीडिंग नॉर्थ पोल। लीडिंग नॉर्थ पोल लीड कर रहा है, साउथ पोल उसको फॉलो कर रहा है। परंतु जैसे उस छोर पे पृथ्वी चली जाती है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल लैगिंग हो जाता है, साउथ पोल लीडिंग हो जाता है, नॉर्थ पोल लैगिंग। तो ये लैगिंग नॉर्थ पोल है, लीडिंग नॉर्थ पोल है। तो लीडिंग नॉर्थ पोल इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ थर्ड मोशन। तो अब ये लीडिंग नॉर्थ पोल जब घूमते घूमते नीचे की ओर प्रवेश कर जाता है तो ठीक यहीं से त्रेता युग का प्रारंभ होता है। 1250 वर्ष बाद जब सूर्य का एक 90 डिग्री कवर हो जाता है और ये लीडिंग नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो ठीक यहीं से ये द्वापर युग कहलाता है। अगले 1250 वर्ष के बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब ऊपर की तरफ प्रवेश करता है तो ठीक वहीं से वो कलयुग कहलाता है, शुरू होता है। और अगले 1250 वर्ष के बाद जब वही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो ठीक यहीं से सतयुग का प्रारंभ होता है। परंतु जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत 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 बड़ा चमत्कार हो जाता है, ग्रेट मिरेकल होता है। वो क्या चमत्कार होता है? तो हम आपको बताएं, अभी हमने आपको बताया कि ये संगम युग का जो शॉर्ट पीरियड जो अभी चल रहा है, इस समय परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की विधि सिखा रहे हैं और आत्माओं को पवित्र बना रहे हैं। जब मास स्केल में अनेक आत्माएं इस राजयोग के अभ्यास द्वारा पवित्र प्योर बनने लगती हैं तो उनके द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट करते हैं और उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, भौतिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और वो भौतिक परिवर्तन 3 विधि के द्वारा होते हैं। एक है नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं। दूसरी विधि है सिविल वार, गृह युद्ध। और तीसरा एंड फाइनल है वो है न्यूक्लियर वार। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक भयानक न्यूक्लियर वार अवश्य होगा, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वार कहते हैं। ये अवश्य होगा और जब ये होगा, शुरू होगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और उसमें से सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा कि जब इतने शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब की बौछार पृथ्वी पर एक साथ होगी तो हमारे पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल कर राख हो जाएगी, भूसा पाउडर हो जाएगा, एवरीथिंग। क्योंकि एक एटॉम बॉम्ब जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा। एक एटॉम बॉम्ब की बात कर रहा हूं। जब एटॉम बॉम्ब का आविष्कार हुआ 1944 में, उस समय और उसका प्रयोग 1945 6 अगस्त को पहले हिरोशिमा में किया गया
और 2 दिन बाद 8 अगस्त को नागासाकी में किया गया। उस समय वो तो बेबी बॉम्ब थे। उस बॉम्ब के द्वारा केवल 4000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा हुआ था। अभी इतने एडवांस बने हैं कि एक एटॉम बॉम्ब के द्वारा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी तो उससे कई गुना अधिक होगी, वो करोड़ों में जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी ऐसी मेटल मौजूद ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है। हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सातों के सातों भूखंड है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, सब के सब जमीन जल के पिघल कर राख भूसा पाउडर हो जाएगा। जब सारी जमीनें लूज मेटेरियल में चेंज हो जाएगी तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उन सारी लूज मटेरियल को, जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। सारी जमीनें पृथ्वी के अंदर केंद्र बिंदु में आकर के इकट्ठी हो जाएगी और वहां पर एक विशाल भूमि का निर्माण होगा, अंदर ग्लोब के अंदर, इनसाइड सेंटर पॉइंट में। तो उस समय क्या होगा, सारी जमीनें अंदर जाएगी। तो सातों के सातों भूखंड की जमीन अंदर चली जाएगी और उसके साथ साथ हमारे पृथ्वी पर अभी कहीं ना कहीं सैकड़ों ज्वालामुखी कहीं ना कहीं पक रहे हैं और कहीं ना कहीं फट रहे हैं। तो उस परिस्थिति में सारे ज्वालामुखी इकट्ठी हो जाएगी और पृथ्वी के अंदर जो लावा है, जब हेवी मेटल अंदर चली जाएगी तो वो लावा बाहर आएगा। लावा बाहर फेंका जाएगा, सारे वो मेटल सारे जमीनें अंदर चली जाएगी। तो लावा और ज्वालामुखी जहां जहां भी है सब के सब इकट्ठी होकर के समुद्र के चारों तरफ जितने भी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है उसको अंदर से पिघलाना शुरू कर देगा। सारे के सारे बर्फ मेल्ट हो जाएंगे और सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी से पृथ्वी के दोनों पोल में जितने भी बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स है वो भी पिघल जाएंगे, बर्फ का नामो निशान नहीं रहेगा, सी लेवल 100% बढ़ जाएगा और मैक्सिमम जमीन, एक तो जो बर्फ है वो पिघल रहा है और जो पानी है वो भाप बन रहा है, भाप बन के बादल बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये परिवर्तन होगा। अब इसके अलावा अब देखिए हमारे कितने भी सी लेवल क्यों न बढ़ जाए फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है हमारे भारत की भूमि, सारे देश अंदर चले जाएंगे परंतु भारत की भूमि कभी भी समुद्र के अंदर पानी में नहीं जाएगा। तो ऐसा चमत्कार कैसे होगा? जो मैं चमत्कार की बात कर रहा था वो यही चमत्कार है कि भारत की भूमि बची रहेगी, बाकी सारे देश अंदर चले जाएंगे। क्यों? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है। तो परमात्मा के अवतरण से हमारे भारत की भूमि उनके पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत के ऊपर एटम बम, न्यूक्लियर बम के द्वारा अटैक करना चाहता है तो उनके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी उसको वही का वही रोक देता है, वही से पुश बैक कर देता है। इसीलिए उन देशों को कोई ना कोई कारण नजर आता है जिसके कारण वो भारत पर अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन करता ही रहता है। अगर कोई देश फाइनली अटैक करना ही चाहता है तो फाइनल अटैक करने से पहले या तो कोई तीसरा ही देश उस पर अटैक करेगा या फिर कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वरना भारत में भी अगर किसी ने एटॉम बम, न्यूक्लियर बम छोड़ दिया
तो भारत की जमीन भी राख होकर के नीचे अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। भारत का कभी भी विनाश नहीं होता, कोई कितना भी कोशिश कर ले। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सी लेवल बढ़ जाएगा। अब सी लेवल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, तो दूसरा कारण यह है, सी लेवल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत भूमि का संपूर्ण विनाश नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत की भूमि की जियोग्राफिकल सिचुएशन ही ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है। और इसका प्रमाण आपको हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। वहां लिखा रहता है कौन सा शहर समुद्र तल से कितना ऊंचा है, और जितना जितना आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी उतनी मीटर ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो हाँ, मतलब इतना जरूर होगा कि भारत के जितने भी कोस्टल एरिया, जितना भी समंदर का एरिया, वो सब के सब डूब जाएंगे, क्योंकि सी लेवल बढ़ गया। परंतु तीव्र गति के भूकंप के कारण और कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ नई जमीनें उभरेगी और उसी से भारत का एक नया नक्शा बनेगा। ये जो नक्शा है, ये हमारे सत्युग त्रेतायुग में नहीं रहेगा, एक नया नक्शा बनेगा, क्योंकि नई दुनिया है, नया भारत है और नया नक्शा होगा। क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया होगा। एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया बनेगा। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के द्वारा ही होगा, अर्थात थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ही इतना बड़ा विशाल परिवर्तन होगा। अब अगला परिवर्तन क्या होगा? अब भारत को छोड़ करके जितनी भी जमीन अंदर चली गई, उन जमीनों का बंटवारा अंदर अंदर इस तरीके से हो जाएगी कि पृथ्वी की इक्वेटर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम आत्माओं के जो संकल्प है ना, विचार तरंगे, उसका प्रभाव हमारे प्रकृति के तत्वों पर पड़ता है। और इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने पानी के ऊपर अपने संकल्पों का प्रभाव का प्रयोग किया है ना। उन्होंने पहले थोड़ा पानी, अनेक प्रकार की विधि अपनाई, थोड़ा पानी लिया, पहले नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला, उस पानी का जो मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स है वो विकृत हो गए नेगेटिव वाइब्रेशन के फलस्वरूप, हमारे सोचने से ही, क्योंकि वो विचार तरंगे उसको प्रभावित किया। उन्होंने फिर उसी पानी को जिसके मॉलिक्यूल विकृत हो गए, उसको फिर से दोबारा उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वही विकृत मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स एक फूल के समान ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूरी दुनिया में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम मनुष्यों के जो विचार तरंगे हैं, संकल्प, वो हमारे प्रकृति रिसीव करती है, और जैसा संकल्प हम करते हैं वैसा ही वो तत्व तो अपने आप को सेट कर लेती है। तो जब अभी हम राजयोग का अभ्यास करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहुत थोड़े से हैं, तो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत थोड़ा पृथ्वी पर काम कर रहा है, क्योंकि हमसे कई गुना ज्यादा नेगेटिव संकल्प करने वाली आत्माएं इस दृष्टि पर मौजूद है। अब जब ये भयंकर न्यूक्लियर वार का विनाश हो जाएगा, तो सारी आत्माएं अपने घर परमधाम वापस शांतिधाम चली जाएंगी। तो उन आत्माओं के नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे प्रकृति के तत्वों को मिलना बंद हो जाएगा। केवल जो उस समय केवल थोड़ी सी पवित्र आत्माएं बचेगी, जिन पवित्र आत्माओं के द्वारा अगला सत्युगी दुनिया का निर्माण होना है। तो उन पॉजिटिव आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन ही केवल प्रकृति के तत्वों को मिलती रहेगी।
तो उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए प्रकृति के तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेती है। तो उन पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारे ये पृथ्वी तत्व इक्वेटर के दोनों तरफ अंदर की जमीनों को बराबर हिस्सों में बांट लेगा। जब ऐसा होगा, जब दोनों तरफ बराबर जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही पृथ्वी की एक्सिस अभी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न नहीं उठता। जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो तुरंत अगला परिवर्तन यह होगा कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है, पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी एक स्थिर हो जाएगी, स्टेबल। और हम सब जानते हैं कि सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो सतयुग त्रेता युग में पृथ्वी साल भर सूर्य से एक ही दूरी मेंटेन करते हुए ये ऑर्बिट चक्री के बजाय, एलिप्टिकल के बजाय गोल हो जाएगी, क्योंकि साल भर एक ही दूरी मेंटेन किया हुआ है। जब ऑर्बिट गोल हो जाएगी तो सूर्य की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी। और यही कारण होगा कि सतयुग त्रेता युग में साल भर सदाबहार मौसम, स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु हुआ करेगी। सतयुग त्रेता युग जो सुख की दुनिया कहा जाता है, वहां दुख का नामो निशान नहीं होता है, वहां सदा वसंत ऋतु हुआ करेगी। और यहां पर, और इसका एक प्रमाण आज भी दुनिया में मौजूद है। आप मंदिरों में जाते हैं, देवी देवों का मंदिरों में देखते हैं, कहीं किसी भी देवी देवताओं को, चाहे श्री कृष्ण हो चाहे श्री राम हो, किसी को आपने कभी किसी मंदिर में कोट शॉल ओढ़े हुए देखा है? श्री कृष्ण को कोट पहने हुए देखा है किसी मंदिर में? श्री राम को कभी कोट कम्बल ओढ़े हुए देखा है? कभी नहीं। क्यों? उनके भले वो भक्ति मार्ग के कहानियां हैं, तो उन कहानियों में भी जो लिखा गया है उसमें कभी भी बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम दिखाई नहीं गई है, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में हमेशा वसंत की ऋतु ही हुआ करती है। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो पृथ्वी के चारों ओर जो चांद घुमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी, एवरी नाइट फुल मून। अभी महीने में एक दिन होता है पूर्णिमा, सतयुग में एवरी नाइट फुल मून। सतयुग त्रेता युग में न तो अमावस्या होते हैं न ग्रहण लगते। क्यों? क्योंकि आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र है, तो प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण सुखदायी है। और उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि फुल मून क्यों होता है। अब देखिए, जब न्यूक्लियर वार हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार हो गया, तो न्यूक्लियर वार होते ही जैसे मैंने बताया पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई, तो तुरंत हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो जाती है। उस समय की तुलना में अभी वर्तमान समय हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अभी मैक्सिमम है, और हर जगह एक जैसी नहीं है, वो वैरी कर रही है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है बरमूडा ट्रायंगल। अगर आपने सुना होगा, ये सेंट्रल अमेरिका में अटलांटिक महासागर के ऊपर मियामी शहर के पास एक ऐसा अदृश्य त्रिकोण बना हुआ है। लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक इनविजिबल ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर से कोई भी ठोस चीज गुजरती है तो वो चीज गायब हो जाती है। आज तक वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला कि वो चीजें कहां गई। और तो और उन्होंने जिनको खोज करने के लिए भेजे, अंतिम वो भी वापस नहीं आए। अभी तक के रिकॉर्ड अनुसार 250 हवाई जहाज, 50 समुद्री जहाज और 8000 लोग गायब हो चुके उसके ऊपर गुजरने के कारण। उस समय से उस एरिया को सील कर दिया गया है, वहां पर किसी को जाने नहीं देते।
तो वो एरिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मैक्सिमम पॉइंट है। कोई भी चीज ऊपर से जाती है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मैक्सिमम होने के कारण उड़ती हुई प्लेन को भी वो अंदर खींच लेती है। अब वहीं पर ऐसा क्यों होता है? ऐसे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे इसको कारण बहुत लोग अलग अलग बताएंगे, परंतु मैं आपको जो कारण बता रहा हूं वो ये है कि देखिए, पूरे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट और बरमूडा ट्रायंगल का सरफेस एरिया, उसके रेडियस के बीच में काफी गहराई तक बीच में केवल और केवल समुद्र का पानी है। वहां पर न कोई जमीन है, न दलदल है, न बर्फ है, न तेल है, न गैस है, न काई है। केवल और केवल समुद्र का पानी मौजूद है वहां। बाकी हर जगह कुछ न कुछ है और मैक्सिमम जगह बर्फ है। तो वो स्थान कोई भी ठोस चीज से खाली होने के कारण, कोई भी ठोस चीज ऊपर से गुजरती है तो पृथ्वी वो मैक्सिमम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींच लेती है, क्योंकि उसको तो अपना गड्ढा भरना है। अब न्यूक्लियर वार के बाद जब सारी जमीनों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने अंदर खींच लिया, अंदर एक विशाल भूमि का रूप ले लिया, अंदर कोई खाली जगह है ही नहीं, तो हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सैचुरेटेड हो जाती है। जो कुछ खींचना था खींच लिया, तो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो जाती है, क्योंकि जमीनें सारी अंदर इकट्ठी हो गई। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है। अंदर मैक्सिमम जमीन, मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स, और अंदर नो लैंड या कम जमीन, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार न्यूक्लियर वार के बाद हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो जाएगी। अभी मैक्सिमम है, उस समय मिनिमम हो जाएगी। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही चांद, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही होती है, वो एक झटके से पीछे आ जाएगा, क्योंकि आकर्षण कम हो गया। और उस झटके के कारण चांद इस तरीके से मुड़ करके सेट हो जाता है कि आजकल पूर्णिमा के दिन आप देखते होंगे कि चांद में ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते, गड्ढे गड्ढे दिखाई देते, वो चांद के गड्ढे। तो उस झटके के कारण चांद इस तरीके से घूम के सेट हो जाता है कि उसका ऑपोजिट साइड प्लेन एरिया ही सेट हो जाता है। और उस समय ये, क्योंकि जो गड्ढे गड्ढे हैं वो है रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो प्लेन एरिया वो लाइट को फुल रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए यहां पर तो अब क्या होता है, एक तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई और दूसरी चांद की थोड़ी दूरी बढ़ गई। ये दोनों कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप चांद के चारों ओर पृथ्वी की घूमने की जो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, इतनी नेग्लिजिबल हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है, जैसे कि पूर्णिमा के स्थिति में चांद रुक गई हो। वास्तव में रुकती नहीं है, परंतु उसकी वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल है कि वो रुकने के ही बराबर है। यही कारण है कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा ही होती है। तो ये हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख तो प्रकृति से भी सुख। अब यही नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल पूरा करके 2500 साल बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो यहां भी एक नेगेटिव परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है? हमने देखा कि सतयुग के शुरू में पृथ्वी की मैक्सिमम जमीन अंदर है, विशाल जमीन अंदर है। तो उस विशाल जमीन के अंदर केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में हीट एंड गैस ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। गर्मी और गैस पकना शुरू हो जाता है। धीरे 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 उसका प्रेशर और एरिया बढ़ने लगता है और 2500 साल के अंतराल में, अर्थात पूरे पॉजिटिव साइकिल के एंड तक, वो हीट एंड गैस का प्रेशर और एरिया धीरे 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 अंदर अंदर इतना बढ़ चुका होता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी अंदर अंदर एक गैस सिलेंडर बन चुकी होती है। परंतु वो गैस का प्रेशर बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि उस जमीन की जो बाहरी परत है वो बहुत
हार्ड होता है एंड थिक होता है, वो पृथ्वी के अंदर के हीट एंड गैस के प्रेशर को रोकने में समर्थ होता है। परंतु जैसे ये लीडिंग नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, उस समय आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाता है और वो नेगेटिव वाइब्रेशन यहाँ के सतोप्रधान प्रकृति को सहन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक अमृत का कलश है, एक बूंद भी आपने जहर डाल दिया तो पूरा का पूरा अमृत जहर बन जाएगा। पूरा तपेला दूध भरा है, एक बूंद भी आपने नींबू का रस डाल दिया तो पूरा का पूरा दूध फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सतो प्रधान पवित्र प्रकृति में जब पहली बार थोड़ा से परसेंटेज में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस मिक्स होता है तो सतो प्रधान प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल आता है। और यही कारण है कि नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है। भूकंप आते ही जमीनों में दरार पड़ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो अंदर की जो भी जमीन है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। दरार पड़ते ही अंदर जो गर्मी और गैस का प्रेशर बढ़ चुका होता है, वो तेज गति से उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो इतनी तेज गति से वो गैस का प्रेशर बाहर आता है कि उस पूरी की पूरी जमीन को फाड़ देता है। एक भयंकर इंटरनल एक्सप्लोजन होता है और उसी आंतरिक विस्फोट के दौरान क्या होता है कि वही जमीनें चारों तरफ टुकड़े टुकड़े में बैठ के चारों ओर फैल जाता है और समुद्र के सतह पर आ जाता है और फिर से सातों महाद्वीप का पुनः निर्माण होता है। 7 कॉन्टिनेंट्स फिर से बन जाते हैं, फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। और उसी के पैरेलल में जो गर्मी का प्रेशर है वो ज्वालामुखी के रूप में चारों ओर निकलने लगते हैं और उन्हीं ज्वालामुखियों के द्वारा विशाल बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल आदि आदि। इतने बड़े बड़े पहाड़ सतयुग में नहीं होते। अभी भी आप गौर करेंगे तो हमारे पृथ्वी पर जितने मैक्सिमम कंट्रीज मौजूद हैं, मैक्सिमम कंट्रीज देश भूमध्य रेखा के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ है साउथ पोल की तुलना में। और जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ ही है। इसका मतलब ये हुआ कि उस भयंकर आंतरिक विस्फोट के दौरान पृथ्वी की मैक्सिमम जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक गई। नॉर्थ पोल की तरफ खिसकते ही ये नॉर्थ पोल भारी हो गया। भारी होते पृथ्वी इम्बैलेंस हो गई। इम्बैलेंस होते जो 37 में पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी थी, एक ही झटके में फिर से 23.5 डिग्री झुक गई क्योंकि इम्बैलेंस हो गई। और जैसे झुक गई तो पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि सारी जमीनें अंदर थी तो उसका एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बना था। और अभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जमीन टुकड़ों टुकड़ों में बन गए और हर टुकड़ों का अलग अलग सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बन गया। इसलिए ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होते ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती गई। इसीलिए नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही ये ऑर्बिट जो सतयुग में बिल्कुल सर्कुलर होती थी, गोल होता था, वो नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही एलिप्टिकल हो गई, चपटी हो गई। एलिप्टिकल होते ही अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। तो यहाँ से लेकर के कलयुग के अंत तक पूरे नेगेटिव साइकिल के दौरान लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते। और यही कारण है अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं का, सिविलाइजेशन का उदय भी हुआ और विलय भी हो गया। और वही नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल पूरा करके जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो वहां पर फिर से इस वर्ल्ड ऑर्डर की रीसेटिंग होती है। हमने देखा त्रेता के अंत में इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण जमीनें बिखर गई। तो रीसेटिंग के दौरान उन्हीं बिखरी हुई जमीनों को फिर से इकट्ठा होना है। वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत। वो कहां से आएगा? उसी के लिए ठीक एक्यूरेट समय पर ड्रामा प्लान अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आदि आदि बनाए। और हम सभी जानते हैं ये एक दो नहीं है,
कितने देशों में यह आवश्यकता से अधिक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये नॉर्थ पोल फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर फिर से न्यूक्लियर वार होगा और उसी न्यूक्लियर वार के दौरान सातों के सातों भूखंड की जमीन फिर से बटोर करके इकट्ठी हो जाएगी और फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस पे सीधी खड़ी हो जाएगी और आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हर 5000 साल बाद इस सृष्टि की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होता रहता है। ओम शांति। ये मैंने आपको इसके 3 सेशन होते हैं। ये मैंने आपको पहला सेशन सुनाया। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमारे नजदीक के पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के केंद्र में जाएंगे तो आपको डिटेल और भी समझ में आएगा। बैठो।